Hello friend, welcome once again to your e-learning space that is पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। और एक्सेप्ट फ्रॉम IBPS और बैंकिंग एग्ज़ाम, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पूरी कंट्री में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये चैप्टर, क्योंकि कई पुराने नाम इसमें इंक्लूड हैं। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस पूरे चैप्टर को स्प्लिट किया है मैंने 9 पार्ट्स में, 9 सब टॉपिक्स में, और एक एक टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से इस चैप्टर का अध्ययन किया जाए ताकि ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना रहे आप लोगों के लिए। तो आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं जो ये 9 नाम, तो एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नामोत्पत्ति, फिर है विस्तार, प्रमुख शहर, नगर निर्माण योजना, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, और आवासन यानी कि पतन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी मुख्य चीज़ें हैं वो लगभग इन 9 जो सब टॉपिक्स हैं इनमें ही कवर हो जाती हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इसी में से आता है और इससे बाहर आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इसी के अंदर पूरा चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद इन 9 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में आपको लगेगा कि आपका काफ़ी जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है और काफ़ी आपने जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ले ली है। तो चलते हैं सबसे पहली स्लाइड की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें जितना भी मटेरियल मैं दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है, वो उससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन चीज़ों को पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। इसका विकास सिंधु और घाघर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। तो अब चलते हैं हम नामोत्पत्ति से के टॉपिक पे, किस प्रकार से इसका नामोत्पत्ति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनामली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते हैं। अगला है विस्तार। इस सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से
अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में थे। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के माणा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका गंडोर से पूर्व में उत्तर के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदाड़ो, शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रेतों का टीला है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चनहुदड़ो स्थल पर था, तो चौथा नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल पर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतका गंडोर तथा सुरकोटड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है कि एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रमुख शहर। हड़प्पा से रिलेटेड कई स्थानों के नाम पूछे जाते हैं कि वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है, तो इससे संबंधित है ये टॉपिक प्रमुख शहर। तो देखते हैं। सबसे पहले गुजरात, जो सबसे अधिक क्षेत्र है हड़प्पा के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गुजरात में है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी गुजरात में है। तो गुजरात से संबंधित जो शहर हैं वो है स्थल जो है वो है लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसालपुर, धौलावीरा, प्रभास, पाटन, भगतराव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे धौलावीरा जो है वो इस समय किस स्थान पर है, तो वो स्थान है गुजरात। हरियाणा के जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो हैं राखीगढ़ी, भीड़दाना, बनावली, कुणाल, मीताथाल। पंजाब से संबंधित हैं वो है रोपड़, बाड़ा व संघौल। महाराष्ट्र के हैं दायमाबाद। राजस्थान से रिलेटेड है कालीबंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर। उसके बाद है रावण उर्फ बाड़ा गांव और अम्बा खेड़ी। जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है माणा। अगला सब टॉपिक है नगर निर्माण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसके निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण थे कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस लाइन को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पीएससी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है और ये आपको याद रखना है। ये आंकड़े हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा।
दोनों सिरों पर तालाब तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकाल कर हौज में डाला जाता था। हौज के कोनों में एक निर्गमन यानी कि आउटलेट है जिससे पानी बाहर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए अवश्य रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है अनाज रखने का कोठार, जिसे अन्नागार भी कहते हैं, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पंक्तों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ एक मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो को जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। इसके बाद है आर्थिक जीवन। किस प्रकार से लोग अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे उससे संबंधित जानकारी इसमें बताई गई है। कृषि एवं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। उद्योग धंधे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कुंभ लोग रुई और ऊन की कटाई बुनाई का धंधा करते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। मनके हाथी दांत, शंख, मिट्टी, पत्थर आदि के बनाए जाते थे। अभी तक लोगों लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया से मिली है, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। अगला है धार्मिक जीवन। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा।
इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी पर तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसा की। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसे एक योगी का चित्र है 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। अगला सब टॉपिक है शिल्प और तकनीकी ज्ञान। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों से के बहुत सारे औजार और उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्प कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तोल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिलती हैं, उनसे पता चलता है कि तोल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। और अंतिम है अवसान यानी कि पतन। क्या कारण थे इस बड़ी सभ्यता के पतन के? इसके विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे बर्बर आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ली है। मुझे लगता है कि अब आपका काफ़ी सारे डाउट इस वीडियो को देख करके क्लियर हो गए होंगे। बाकी के डाउट्स हम क्वेश्चन वाले सेशन में क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिंधु घाटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको एक और आइडिया मिल जाए किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें लिख सकते हैं pindiaindia@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।